हफीज़ शेख साहब के जाने के बाद अगर हम कथारसिस करें उनकी गवर्नेंस के ऊपर, तो इसहाक डार साहब के बाद उन्होंने इमरान खान साहब को क्राइसिस से निकाला या वो मजीद डिजास्टर साबित हुए इस हुकूमत के लिए? मेरे ख्याल से जो जवाब है वो मिला जुला है। एक चीज जो नुमाया तौर पर अच्छी हुई है अल्लाह के फजल से, वो है कि हमारा करंट अकाउंट का यानी कि तिजारत का जो खसारा है वो बहुत कम हुआ है माशाअल्लाह। पिछली हुकूमत के आखिरी साल में ये 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था और पिछले 8 महीने में ये सरप्लस में रहा है। इसको हासिल करने के लिए बड़े सख्त इक़दाम लिए गए, जिसका अफरात ज़र और सनती पैदावार वगैरह पे बुरा असर तो पड़ा है, मगर आपने अपनी इकॉनमी को उस लिहाज से स्टेबलाइज किया है, तो इसमें क्रेडिट यकीनन जाता है हफीज शेख साहब को और उनकी टीम को। दूसरी तरफ जो एक पॉजिटिव चीज की है हमारी हुकूमत ने, जिसमें हफीज शेख साहब का भी हाथ जरूर था, कि कोविड-19 के बाद जो वो पैकेजेस लाए, जो एहसास प्रोग्राम को मैं समझता हूं कि बेहतरीन तरीके से फैलाया, दूसरी तरफ जो स्टेट बैंक ने फाइनेंसिंग पैकेजेस ले आए, उसके नतीजे में पाकिस्तान की इकॉनमी को जो नुकसान हुआ है वो बनिस्बत दूसरे ममालिक हिंदुस्तान वगैरह के लिहाज से कम हुआ है। तो ये 2 पॉजिटिव अचीवमेंट्स हैं। मगर जहां परेशानी है कि जहां फेलियर हुई है, और उसमें शेख साहब यकीनन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू थे काफी अर्सा, रेवेन्यूज में कोई इजाफा नहीं हुआ, कोई टैक्स रिफॉर्म ठीक से नहीं हो पाया और रेवेन्यूज आपके 3 साल से 4000 अरब से नीचे अटके पड़े हैं। अच्छा, रेवेन्यू पे सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये रेवेन्यू का आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। प्राइम मिनिस्टर और इनकी पार्टी कहा करती थी कि हम रेवेन्यू को 8000 अरब तक ले जा सकते हैं क्योंकि ये कौम इमरान खान के नाम पे टैक्स देगी, तो ये तो 4000 पे खड़े हैं सर। यही तो मसला है। देखिए, बात यह है कि इकोनॉमी को आपने स्टेबलाइज करने के लिए ग्रोथ रेट को तकरीबन ना होने के बराबर कर दिया। 18-19 में 1.9% और पिछले साल कोविड के बाद मनफी 0.4%। तो जब आपका टैक्स बेस में इजाफा नहीं होगा और इंपोर्ट्स जो आपका तकरीबन 45% है टैक्स बेस, अगर उसमें आप कमी ला रहे हैं तो रेवेन्यूज में इजाफा नहीं होगा। आपको मुख्तलिफ तरीके ढूंढने पड़ते हैं। और मैं अभी मेरी एक किताब निकली है जिसमें मैंने ये वाज़े किया है कि जो हमारा प्रिविलेज्ड एलीट है, जितने उनको मरात मिले हुए हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, आपके एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, इस तरह के जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स, अगर आप ये सब मिला लें तो जो मराद हमने अमीर तबके को दिए हैं वो 2660 अरब का है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब में इतनी जुर्रत होती या इतनी पॉलिटिकल उनकी स्ट्रेंथ होती तो ये तरीका था कि आप रेवेन्यूज को बढ़ाएं और रेवेन्यू के सिस्टम को बिल्कुल फेयर एंड इक्विटेबल करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई इजाफा न करें, टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस में जो आपने बड़े लोगों को मराद दिए हैं वो वापस लें। ये क्या वजह है फिर डॉक्टर साहब? 2660 अरब रुपए आप कह सकते हैं जो कलेक्शन हो सकती है, टैक्स की इजाफी नहीं हो पा रही। ये स्टेटस को बीच में जो आड़े है, तो ये पहले शब्बर जैदी साहब आए, वो क्यों नहीं कर पाए? हफीज शेख नहीं कर पाए, उससे पहले असद उमर थे वो नहीं कर पाए। ये फिर कौन है? ये स्टेटस को कौन मेंटेन रखना चाहता है? देखिए, बात ये है, मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा दे देता हूं। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, अब आप पोजीशन ये कि ये प्रोविंसेस के हाथ में है आइन के तहत, मगर 1% हमारे जो जमींदार हैं उनके पास 22% जमीन है। वो तकरीबन 850 से 900 अरब की उनकी सालाना इनकम है। आपको सुन के खुशी होगी कि वो इनकम टैक्स कितना देते हैं एग्रीकल्चरल? 2 अरब। यानी 850-900 अरब इनकम पे 2 अरब टैक्स, सिर्फ 2 अरब। अब आप उन्हें छू नहीं सकते इसलिए कि असेंबली में रूरल रिप्रेजेंटेशन ज्यादातर उनकी है।
तो ये जो है निज़ाम आपका ऐसा है कि आप प्रिविलेज कम्युनिटी को छू नहीं सकते। अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टीज की वैल्यू, कैपिटल वैल्यू 25,000 अरब है, टैक्स 12 अरब। तो ये किस तरह ये निज़ाम चल सकता है? हमारे अमीर तबके को भी एहसास होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान का आगे बढ़ना उनके अपनी सेल्फ इनलाइटेंड इंटरेस्ट में है। वो कुछ हाथ बढ़ाएं, आगे आएं और मुल्क के एक्सचेकर को सपोर्ट करें। बड़े बहुत ही ऑब्वियस गैप्स हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद माफिया की वगैरह की बातें करते हैं, मगर उनके पास शायद पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो टक्कर ले सके। राइट डॉक्टर साहब, आखिरी चंद लम्हे ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर को जब मौका मिलता है वो बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की गाय इतना दूध देती है, चीन की गाय इतना दूध देती है, फलां मुल्क में पर एकड़ यील्ड इतनी है, पैदावार इतनी है, मेरे मुल्क में बहुत कम है। ये डेयरी, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर सेक्टर ये बड़ा अहम सेक्टर था और इसमें बहुत पोटेंशियल था। ये 2.5 सालों में आपको नजर आया इन्होंने इस सेक्टर पे कोई खास इनकलाबी किस्म के कोई रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाए? मुझे अफसोस से फिर कहना पड़ता है कि बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए कपास का केस जो है 2014-15 में हम 14 मिलियन बेल तक पहुंच चुके थे और इस साल मुश्किल से 7 मिलियन बेल। हिंदुस्तान हमारे लेवल पे था, आज हमसे वो 4 गुना या 5 गुना उनकी प्रोडक्शन हो चुकी है। हमने एग्रीकल्चर को निगलेक्ट किया है पिछले 15 साल से, मुशर्रफ साहब के दौर से। और एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पॉलिसीज, आपके फर्टिलाइजर सब्सिडी, आपके वाटर अवेलेबिलिटी, सीड क्वालिटी, किसी चीज पे काम नहीं हुआ है। और वो सेक्टर जो 40% आपके एम्प्लॉयमेंट देता है और वो सेक्टर जिसके नतीजे में खाने पीने की सिक्योरिटी होती है, फूड सिक्योरिटी, उसको हम भूल गए। मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा अफसोस है। अब बस हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉटन क्राइसिस के बाद में कुछ एहसास हो रहा है शायद कि अब हम वापस हमें ज़राई शोबे की तरफ जाना है। बड़े तेजी से आपकी जो कॉटन की ईल्ड है वो 1/3 है, वीट की ईल्ड हाफ है। एक ही क्रॉप है जिसमें ईल्ड अच्छी आपकी, वो मेज है। बाकी में बहुत गुंजाइश है और बड़े तेजी से आप इस तरह की इंक्रीज हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। ये बताइएगा क्या वजह है कि हलाल मीट की एक्सपोर्ट में इंडिया, जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये ममालिक लीड ले रहे हैं। पाकिस्तान के पास इतना पोटेंशियल है हलाल मीट के एक्सपोर्ट का, हम क्यों नहीं कर पाए? ये 2.5 साल में इमरान खान साहब बातें तो बहुत करते थे पहले। देखिए, ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी क्वालिटी कंट्रोल और प्रिजर्वेशन बहुत अहम है। हमारे पास वो फैसिलिटीज डेवलप नहीं की हमने, कोल्ड स्टोरेज और प्रॉपर मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं कि जिसमें आपके पास बेतहाशा गुंजाइश है। एक जमाना था पाकिस्तान कारपेट्स की एक्सपोर्ट $1 अरब की करता था, अब वो खत्म हो गया। एक वक्त ऐसा था कि आप जो है ज्वेलरी की एक्सपोर्ट $1 अरब तक लेके चले गए थे, वो अब खत्म हो चुका। देखिए, बेशुमार एग्जांपल्स हैं ऑफ फेलियर। बस हम दुआ करते हैं कि कभी ना तो कभी कुछ सक्सेस स्टोरीज भी आना शुरू हो जाए हमारे मुल्क। डॉक्टर साहब, आखिर में जरा हमाद अजहर साहब बड़े यंग एनर्जेटिक आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बिजनेस बैकग्राउंड भी उनका है। उनको आप हफीज शेख साहब के सक्सेसर के तौर पे कैसा देख रहे हैं? देखिए, हमाद एक बहुत ही प्रॉमिसिंग, टैलेंटेड हमारे इलेक्टेड मिनिस्टर हैं, मगर वो बहुत ही दल में जिसे कहते हैं आए हैं। ये IMF का प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम से बहुत ज्यादा सख्त है और जो बिजली के निर्खों में इजाफा, जो आपको स्टेट बैंक को फुल एटॉनमी, जो आपको नेपरा को फुल एटॉनमी, जो आपको टैक्सेस में 700 अरब
और 1200 अरब का इजाफा FBR रेवेन्यूज में, ये सब करते करते हम बेचारे परेशान हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।